हेलो एवरीवन, उम्मीद आप ठीक होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री। चैप्टर नेम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण गुण धर्मों में आवर्तिता। इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 13 है और इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। क्योंकि हम जानते हैं कि जो विद्युत ऋणात्मकता है इसको हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते कि किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कितनी होगी, लेकिन फिर भी इसको फाइंड आउट करने के लिए कुछ स्केल दिए गए। जैसे एक सबसे इंपॉर्टेंट स्केल है पॉलिंग स्केल। तो पॉलिंग स्केल के थ्रू हम जानेंगे कि किस एलिमेंट की विद्युत ऋणात्मकता कितनी होती है, राइट। और हम बात करेंगे विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक कि किन किन फैक्टर से विद्युत ऋणात्मकता अफेक्टेड होती है, बदलती है। साथ में हम देखेंगे विद्युत ऋणात्मकता में आवर्तिता के भाई ये ग्रुप और वर्ग में कैसे चेंज होती है। अगर मैं किसी ग्रुप में चलूं तो विद्युत ऋणात्मकता कैसे बदलती है, किसी आवर्त में चलूं तो विद्युत ऋणात्मकता कैसे बदलती है, ये चीज हम देखने वाले हैं। और हम क्या देखेंगे बेटा, विद्युत ऋणात्मकता के उपयोग के कहां यूज होती है, विद्युत ऋणात्मकता का उपयोग क्या है, इसको देखने वाले हैं। और फिर लास्ट में हम प्रीवियस ईयर में आए हुए नीट में जो क्वेश्चन है वो भी देखेंगे, यानी कि पीवाईक्यूज हम देखने वाले हैं कि इस टॉपिक पर क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, वो कंपटीशन में वो भी हम देखेंगे। साथ में जो बोर्ड लेवल है उस पर भी बेस्ड बात करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, नोट्स बनाते रहें। इंपॉर्टेंट नोट्स हैं सारे के सारे, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा। यकीन मानो अगर आपने लेक्चर टू लेक्चर हर एक चीज को अच्छे से कवर कर लिया तो चाहे आप एग्जाम नीट का देने जाओ, चाहे 11th क्लास का दो, या किसी भी कंपटीशन का दो, आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसलिए नोट्स बनाए, अच्छे से नोट्स बनाए बेटा। अगर आप चाहते हो कि आपको पीडीएफ मिल जाए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नेम है विजन इंस्टीट्यूट MZN, सर्च कर सकते हैं आप और आपको इजीली आपको चैनल मिल जाएगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां पर आपको लेक्चर मिल जाएंगे, राइट। वहीं आप कमेंट करके हमसे बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, जो भी आपको टॉपिक में प्रॉब्लम्स आती है या कोई नया टॉपिक आप समझना चाहते हैं या कोई टॉपिक में प्रॉब्लम आई है उसे डिस्कस करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर या फिर कमेंट के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। हम बात कर रहे हैं बेटा विद्युत ऋणात्मकता की। क्या होती है विद्युत ऋणात्मकता? चलिए विद्युत ऋणात्मकता पर अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनना बेटा। मेरे पास कोई दो एटम है, दो एटम ए और बी, दो एटम है बेटा ए और बी, ए और बी। इन्होंने आपस में क्या कर रखा है, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रखी है, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा बनते हैं सह संयोजक बंध। ध्यान से सुनना बेटा, जब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा कौन सा बंध बनता है बेटा, सह संयोजक बंध बनता है, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल के अंदर। अब मान लीजिए इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है भारी कक्षा में, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, बॉन्ड बनाना है, तो दोनों क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे। ये अपना इलेक्ट्रॉन बी को दे देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ए को दे देगा, दोनों के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। तो ध्यान से सुनना बेटा, जब साझेदारी होगी तो जो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के बिल्कुल बीच में होंगे। साझेदारी के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल दोनों के बीच में होंगे, ए और बी के दोनों के बीच में होंगे, राइट। और साझेदारी के द्वारा कौन सा बंध बनाएगा, ये जो बॉन्ड बनेगा, मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता हूं कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है दोनों बीच में, और बॉन्ड कौन सा बनेगा बेटा, सहसंयोजक बंध, यानी कि बोलते हैं प्योर कोवेलेंट बॉन्ड, प्योर शुद्ध सहसंयोजक बंध, शुद्ध सहसंयोजक बंध। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच होते हैं तो उसके अंदर शुद्ध कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, 100% कोवेलेंट कैरेक्टर, मतलब 100% सहसंयोजकता होती है, सहसंयोजक गुण होता है, राइट। बहुत अच्छा। लेकिन होता क्या है, होता यह है कि इन दोनों में से जब ये साझे के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो ये साझे के इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु की तरफ को खिसक जाते हैं। हो सकता है बी की तरफ को खिसक जाए, हो सकता है ए की तरफ को खिसक जाए। बस इन इलेक्ट्रॉनों का शिफ्ट होना किसी एक परमाणु की तरफ, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जिस परमाणु की तरफ शिफ्ट होंगे मतलब उसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी। कहने का मतलब यह है कि साझेदारी के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींचने की क्षमता,
अपनी ओर खींचने की क्षमता, वही क्या कहलाती है, विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। साझेदारी के, नोट कर लेना इस बात को, साझेदारी के। जबकि इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में, और इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या आती, किसी गैसियस विलगित परमाणु के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर, वहां ग्रहण हो रहा था, यहां सिर्फ खींचना है, ग्रहण नहीं करना, सिर्फ खींचना है, वहां ग्रहण हो रहा था, ग्रहण करने पर जो एनर्जी निकल रही थी वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन बंधुता थी। यहां सिर्फ क्या करना है, साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना है, बस ग्रहण नहीं करना, सिर्फ खींचना है। और खींचना ही क्या कहलाता है, खींचना क्या कहलाता है, विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है। तो याद समझ में आ गई होगी बात आपको कि अब जैसे ही मान लीजिए इलेक्ट्रॉन बी की तरफ को शिफ्ट हुए, तो अब जब बी की तरफ को इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो बी को ऐसा लगेगा कि मैं इन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा हूं, ग्रहण करेगा नहीं, लग रहा है, जिसकी वजह से जब बी की तरफ को इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो बी पे थोड़ा सा माइनस, ए को लगेगा कि मेरे से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, तो ए पे थोड़ा सा प्लस आ जाएगा, बी पे थोड़ा माइनस, ए पे थोड़ा प्लस आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि इसके अंदर थोड़ा सा आयनिक गुण आ गया, आयनिक गुण या आयनिक लक्षण आ जाता है, आयनिक कैरेक्टर पैदा हो जाता है। जब इन्होंने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करी, बात को समझे बेटा, जब इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी तो पहले इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में गए, बीच में जाने से इनके अंदर कौन सा बंध बना, सहसंयोजक बंध बना। जब तक इलेक्ट्रॉन बीच में रहे इसके अंदर शुद्ध सहसंयोजक गुण रहा, लेकिन क्या हुआ, बी की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा थी, इसलिए बी ने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा, और इलेक्ट्रॉन खींचने से बी पे थोड़ा सा माइनस, ए पे थोड़ा सा प्लस आ गया। क्योंकि बी पे माइनस आ गया तो इस पे थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर आ गया, इस पे भी थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर आ गया, मतलब सहसंयोजक कैरेक्टर थोड़ा सा घट गया, आयनिक कैरेक्टर थोड़ा सा बढ़ गया, आयनिक कैरेक्टर बढ़ गया, इसके अंदर आयनिक लक्षण आ गया। बात समझ में आ रही होगी आपको। तो चलिए डेफिनेशन देखते बेटा कि विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है। आपको वैसे समझ में आ गया होगा, क्या आया समझ में बेटा, कि किसी सहसंयोजक बंध में साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को किसी एक परमाणु की तरफ मतलब किसी परमाणु द्वारा आकर्षित करने की क्षमता, सहसंयोजक बंध में किसी परमाणु की इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता या अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, वही क्या कहलाती है, विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। चेक करें बेटा डेफिनेशन। एक सहसंयोजक अणु में किसी परमाणु के साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता उस परमाणु या तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। यही समझा है मैंने आपको। जब कोई दो परमाणु सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, सहसंयोजक बंध यानी कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा जुड़े रहते हैं, तो साझा किया गया इलेक्ट्रॉन युग्म जिस परमाणु की तरफ अधिक आकर्षित होता है, जो साझा कर रखा है इलेक्ट्रॉन युग्मों का, वो जिस परमाणु की तरफ आकर्षित होता है उसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। जैसे आप देख सकते हो HCl, अगर मैं HCl की बात करूं तो बेटा क्या होगा, इनिशियली इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में होंगे, लेकिन चूंकि Cl की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है तो क्या होगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे Cl की तरफ, जिससे Cl पे थोड़ा सा माइनस और H पे थोड़ा सा प्लस आ जाएगा। Cl पे थोड़ा सा माइनस, H पे थोड़ा सा प्लस, मतलब इसके अंदर आयनिक कैरेक्टर आ गए। जब बीच में थे तो सहसंयोजक था, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं था, Cl ने इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो Cl पे माइनस, H पे प्लस आ गया, मतलब इसके अंदर आयनिक कैरेक्टर आ गया। अच्छा, तो आप देख सकते हो जैसे HCl अणु में Cl की विद्युत ऋणात्मकता H से अधिक होती है, H से बेटा क्या होती है, अधिक होती है। तो डेफिनेशंस आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारे पास विद्युत ऋणात्मकता होती है इसको आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, यानी कि किसी भी तत्व की विद्युत ऋणात्मकता एग्जैक्ट नहीं बताई जा सकती है कि रियल में उसकी विद्युत ऋणात्मकता कितनी होगी, वास्तव में कितनी विद्युत ऋणात्मकता होगी, ये फाइंड आउट नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी कुछ स्केल दिए गए हैं, जैसे मापकरण स्केल दिया गया, पॉलिंग स्केल दिया गया, उनके थ्रू हम किसी भी एलिमेंट की विद्युत ऋणात्मकता निकाल सकते हैं और निकालना सीखेंगे भी कि कैसे फाइंड आउट की जाती है बेटा। उससे पहले समझते हैं हम बात को। आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, जिसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, को मापा जा सकता है, इनको तो मेजर किया जा सकता है, परंतु विद्युत ऋणात्मकता मापे जाने योग्य राशि नहीं है, विद्युत ऋणात्मकता को नहीं मापा जा सकता।
विद्युत ऋणात्मकता के लिए कई पैमाने, सांख्यिक पैमाने जैसे पॉलिंग पैमाना, पॉलिंग स्केल, मूल्यांकन जैसे पैमाना का विकास हुआ है, परंतु इनमें से पॉलिंग पैमाने ही सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। और पॉलिंग पैमाने पर ही 2025 में नीट के अंदर एक क्वेश्चन आया था, वो भी देखने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं पॉलिंग पैमाने की ओर। चलिए पॉलिंग पैमाना देखते हैं। पॉलिंग ने बेटा क्या करा, पॉलिंग ने क्या करा, हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता को 2.1 मानकर एक स्केल बनाया और इन्होंने क्या करा, दोनों परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर निकाला। मान लीजिए मेरे पास ए और बी है, दो एलिमेंट्स है। इन्होंने ए की विद्युत ऋणात्मकता एक्स ए, बी की विद्युत ऋणात्मकता एक्स बी, जैसा कि ऊपर देख पा रहे हो, इसे निकाला। और इन्होंने जब निकाला तो एक फॉर्मूला निकला बेटा 0.208 अंडर रूट, ध्यान से सुनना बेटा, ई ए बी, ध्यान से सुनना बेटा, ई ए बी क्या है, ध्यान से सुनो बेटा, A2 प्लस B2 जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ए बी बनाते हैं। ए अणु बी अणु से जब रिएक्ट करता है क्या बनाता है, ए बी बनाता है। ई ए बी क्या है, इस ए बी की बंध वियोजन ऊर्जा है। क्या बेटा, बंध वियोजन ऊर्जा है। मैं लिखवाऊंगा इसको, अभी समझ लो। ई ए बी क्या है, ए बी की बंध वियोजन ऊर्जा है, माइनस ब्रैकेट ई ए क्या है, ए अणु की बंध वियोजन ऊर्जा है, गुना ई बी बी क्या है बेटा, बी अणु की बंध वियोजन ऊर्जा, और इसका अंडर रूट एक्स ए क्या है, ए की विद्युत ऋणात्मकता, एक्स बी क्या है, बी की विद्युत ऋणात्मकता। मतलब पॉलिंग ने क्या करा, दो तत्वों की जिनके बीच बॉन्ड बना हुआ है उनकी विद्युत ऋणात्मकता में अंतर निकाला। और अंतर निकालने के लिए क्या, 0.208 ई ए बी क्या है, ए बी की विद्युत ऋणात्मकता माइनस ई ए अणु की विद्युत ऋणात्मकता, बी अणु की विद्युत ऋणात्मकता का अंतर। और यहाँ पर जो विद्युत ऋणात्मकता रखनी है इनकी ऊर्जा की, उसे रखनी है किलो कैलोरी प्रति मोल। मैं लिखवाऊंगा ये बात, किलो कैलोरी प्रति मोल। और निकालने के बाद इन्होंने एक्स ए और एक्स बी यानी कि दो परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर निकाला, जिनमें से एक परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कितना माना इन्होंने, 2.1, मतलब हाइड्रोजन की कितनी मानी, 2.1। तो जैसे HCl, HBr, HF, HI वगैरह वगैरह तत्वों को हाइड्रोजन से जोड़ा, और हाइड्रोजन से जोड़ने के बाद हाइड्रोजन की तो फिक्स है 2.1। अब डिफरेंस निकाल लिया, डिफरेंस यानी कि हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर माइनस, अगर मैं HCl की बात करूं तो Cl की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर। अब HCl की बंध वियोजन ऊर्जा माइनस हाइड्रोजन की बंध वियोजन ऊर्जा गुना क्लोरीन की बंध वियोजन ऊर्जा का रूट। और इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद इसमें विद्युत ऋणात्मकता में जो वैल्यू आई, इस प्रकार से इन्होंने Cl की विद्युत ऋणात्मकता या अदर एटम की विद्युत ऋणात्मकता फाइंड आउट करी। चलिए देखते हैं, इसको समझ में आगे होगी बात आपको। ये क्या है बेटा, ये ध्यान रखना, ये मेरे पास रूट है, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा इस तरीके से बना लेना, ये रूट है। जहां कौन सी चीज क्या है उसे लिख लेते हैं। जहां एक्स ए है हमारे पास, ए की विद्युत ऋणात्मकता, ए की विद्युत ऋणात्मकता, राइट। एक्स बी क्या है बेटा, बी की विद्युत ऋणात्मकता है, बी की विद्युत ऋणात्मकता। और बेटा ई ए बी क्या है, तो सारी एक बार लिख लेता हूं मैं, ई ए बी कोमा ई ए तथा ई बी बी ए बी कोमा ए 2 तथा B2 अणु की बंध वियोजन ऊर्जा किलो जूल प्रति मोल में, सॉरी किलो कैलोरी प्रति मोल, किलो कैलोरी प्रति मोल
प्रति मोल में। यूनिट ध्यान रखना, अगर किलो जूल रखोगे तो फिर 0.101 ये वैल्यू आ जाएगी। तो आपको ये पता होना चाहिए हमारे पास ये जो इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो किसमें है, किलो कैलोरी प्रति मोल में, राइट। मैंने आपको बताया कि भाई हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता 2.1 मानकर अन्य तत्वों की विद्युत ऋणात्मकताओं की गणना की। पॉलिंग ने हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता को 2.1 मानकर बाकी अदर एटम्स की विद्युत ऋणात्मकता की गणना की। कैसे की है मैं बता चुका हूं भाई, आपको बता दिया हाइड्रोजन की पता है, दूसरे हाइड्रोजन के साथ दूसरे एटम को जोड़ दो, इनमें विद्युत ऋणात्मकता में अंतर फाइंड आउट कर लो, फाइंड आउट करने के बाद आपको एक की पता है दूसरे क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से पॉलिंग ने हर एक एलिमेंट्स की विद्युत ऋणात्मकता ज्ञात करी। और अगर मैं आपको बताऊं कि इंपोर्टेंट विद्युत ऋणात्मकता किन की आपको पता होनी चाहिए पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग, तो एक तो आपको ग्रुप 17 की पता हो बेटा, और एक ग्रुप फर्स्ट की पता हो, खासकर इनकी तो पता ही हो आपको, राइट। अगर मैं फर्स्ट की बताऊं तो लिथियम की आपने देखा, हाइड्रोजन की तो 2.1 मान रखी है, 2.1 है, लिथियम की 1.0 है, सोडियम की 0.9, पोटेशियम की 0.8, रुबिडियम की 0.8 और बेटा सीजियम की 0.7। यानी कि इसकी 1.0, इसकी 0.9, इसकी बेटा 0.8, इसकी हमारे पास 0.8, इसकी 0.7। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे ऊपर से नीचे की ओर चलने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती जा रही है, आप देख सकते हो। चाहे सेकेंड ग्रुप देख लो, बेरिलियम की 1.5, मैग्नीशियम की 1.2, कैल्शियम की 1.0, स्ट्रॉन्शियम की 1.0 और बेटा बेरियम की 0.9। तो कहीं ना कहीं यहां पर भी देखोगे तो ऊपर से नीचे की ओर चलने पर विद्युत ऋणात्मकता हमारी क्या हो रही है बेटा, घट रही है। क्या हो रही है, घट रही है। तो किसी भी समूह में जब हम ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। खैर आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको पता होना चाहिए फ्लोरीन के बारे में। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता 4.0 है, यानी कि 4 है। क्लोरीन की 3 है, ब्रोमीन की 2.8 है, आयोडीन की 2.5 है, आयोडीन की 2.5 और एथेस्टाइन की बेटा 2.2 है, 2.2 है। तो ऊपर से नीचे की और यहां पर भी देख सकते हो कि विद्युत ऋणात्मकता मान कंटिन्यू घटता जा रहा है, कंटिन्यू बेटा घटता जा रहा है। और ऐसे चलोगे जब आवर्त में ऐसे चलोगे बेटा तो चेक करो बेटा, चेक करो, खासकर दूसरा आवर्त बताओ जो मैं डिस्कस कर रहा हूं लिथियम के बारे में, लिथियम वाला दूसरा आवर्त बताओ। लिथियम की 1.0 है बेटा, बेरिलियम की 1.5 है, बोरॉन की 2 है, 0.5 का डिफरेंस है बस, 1.5 2.5, नाइट्रोजन 3, ऑक्सीजन 3.5, फ्लोरीन 4, 0.5 का डिफरेंस आप देख सकते हो, 0.5 का डिफरेंस। तो यानी कि मैं आवर्त में बाएं से दाएं चलूं तो फिर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ रहा है। नाइट्रोजन पे फोकस करना बेटा, नाइट्रोजन की कितनी है 3, क्लोरीन की कितनी है 3। तो पॉलिंग स्केल के द्वारा नाइट्रोजन और क्लोरीन की जो विद्युत ऋणात्मकता वो ऑलमोस्ट सेम है, मतलब सेम है, ऑलमोस्ट कह रहा हूं सेम है, बराबर है। नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता भी 3 है पॉलिंग स्केल के द्वारा, और बेटा हमारे पास क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता भी समान है। तो ये आप देख सकते हो कि आवर्त में विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, समूह में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक, तो आप देख सकते हो विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है, जिनमें पहले कारक की अगर मैं बात करूं तो परमाणु आकार। क्या बेटा, परमाणु आकार। आप समझदार हो कि भाई विद्युत ऋणात्मकता क्या है, साझे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता। एक मेरे पास साइज ये है और एक मेरे पास साइज ये है। अगर मैं बात करूं तो यहां से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को खींचना क्या होगा, मुश्किल होगा नाभिक के लिए। तो बस यही बात है कि अगर परमाणु आकार बढ़ेगा तो बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी बढ़ेगी, और अगर दूरी बढ़ेगी तो इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण बल कम होगा, जिस कारण ये कम फोर्स से आकर्षित होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचना थोड़ा सा मुश्किल होगा। दूसरी ओर जिसका आकार छोटा होता है उसकी नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कम होती है, और अगर नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन को खींचना क्या होगा, आसान होगा। बस इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता ही तो विद्युत ऋणात्मकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई परमाणु आकार अगर बढ़ेगा तो फिर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटेगा। अगर परमाणु आकार बढ़ रहा है तो इसका मतलब फिर बेटा क्या हो रहा है, विद्युत ऋणात्मकता का मान घट रहा है। क्लियर है बात। तो देख सकते हो परमाणु आकार बढ़ने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। परमाणु का आकार बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होने के कारण, इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक से दूर होगा,
होने के कारण कम आकर्षण बल का अनुभव करते हैं। दूर होने के कारण कम आकर्षण बल का क्या करते हैं बेटा, अनुभव करते हैं, इसलिए विद्युत ऋणात्मकता कम होगी। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि जो विद्युत ऋणात्मकता है, ध्यान से सुनना, जो विद्युत ऋणात्मकता है बेटा वो व्युत्क्रमानुपाती होती है परमाणु आकार के। अगर परमाणु आकार बढ़ेगा तो फिर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटेगा। याद रहेगी बात, अगर परमाणु आकार बढ़ेगा तो फिर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटेगा। याद रहेगी बात। घटने का रीजन आपको पता चल गया होगा कि भाई नाभिक और बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, आकार बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, दूरी बढ़ जाएगी। दूरी बढ़ने से ये इस इलेक्ट्रॉन को कम फोर्स से आकर्षित करेगा, जिस कारण इलेक्ट्रॉन बंधुता कम हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। प्रभावी नाभिकीय आवेश, अभी हम बात ही कर रहे थे कि भाई अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश की बात हम कर रहे थे क्या कि भाई नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, जिससे नाभिक का इस इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल घट जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन बंधुता कम हो रही है। तो अगर आकर्षण ज्यादा होगा, प्रभावी नाभिकीय आकर्षण ज्यादा होगा, तो ज्यादा फोर्स से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी, ज्यादा होगी। तो सिंपल सी बात है भाई, प्रभावी नाभिकीय आवेश अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को खींचना आसान होगा, और अगर प्रभावी नाभिकीय आवेश घटेगा तो इलेक्ट्रॉन को खींचना क्या होगा, मुश्किल होगा। बस इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता ही तो विद्युत ऋणात्मकता है। इसका मतलब यह होगा कि प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि के साथ साथ इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि भाई भारी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बढ़ेगा तो बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच लेगा, जिस कारण उसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी। तो आप देख सकते हो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने पर नाभिक और बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल बढ़ जाता है, इसलिए परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा जो विद्युत ऋणात्मकता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रभावी नाभिकीय आवेश के, यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश जितना ज्यादा होगा, शॉर्ट फॉर्म में जेड इफेक्टिव कहते हैं, जेड इफेक्टिव, प्रभावी नाभिकीय आवेश जितना ज्यादा होगा उसकी विद्युत ऋणात्मकता उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। तीसरा फैक्टर है ऑक्सीकरण अवस्था, मतलब अगर ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ेगी तो फिर विद्युत ऋणात्मकता का मान भी बढ़ेगा। चेक करो, मेरे पास बेटा एक ऑक्सीजन है और एक O पे प्लस है, एक O पे क्या प्लस है और एक O है। इसकी विद्युत ऋणात्मक, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 है और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +1। अच्छा एक और ले लेते हैं, यहां पर O माइनस ले लेते हैं, ये -1। तो आप देखोगे इसकी ऑक्सीकरण अवस्था -1, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +1। भाई तत्व पर उपस्थित आवेश उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। इस पर आवेश कितना है -1, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था -1। इस पर आवेश कितना है 0, तो इसलिए इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0। इस पर आवेश कितना है +1, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +1। तो ऐसे चलने पर ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ रही है। अगर ऑक्सीकरण अवस्था का मान बढ़ेगा तो फिर विद्युत ऋणात्मकता का मान भी बढ़ेगा। मतलब अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा उसकी विद्युत ऋणात्मकता भी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि वो उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ना। भाई प्लस आने का मतलब क्या? प्लस का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करना। जितना ज्यादा प्लस आता जाएगा वो इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा अपनी तरफ को आकर्षित करेगा। तो अगर मेरे पास ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ेगी तो फिर उसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान भी बढ़ेगा। मतलब इन तीनों में से अगर मैं बात करूं किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, तो O+ की ज्यादा होगी O से, और O की ज्यादा होगी O- से। ऐसे अरेंज कर सकते हो विद्युत ऋणात्मकता के ऑर्डर के बेसिस पे। तो आप देख सकते हो बेटा परमाणु पर धनावेश बढ़ने पर उसकी विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में विद्युत ऋणात्मकता उच्च होती है तथा निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में निम्न होती है। अगर ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था है तो विद्युत ऋणात्मकता भी ज्यादा होगी, अगर कम ऑक्सीकरण अवस्था है तो विद्युत ऋणात्मकता भी कम होगी। इसका एग्जाम्पल देख सकते हो कि जो Fe ट्राई पॉजिटिव है, आप ही बताओ, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 3 है और Fe डाई पॉजिटिव की ऑक्सीकरण अवस्था 2 है। इन दोनों में से किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी? तो आप समझ गए होंगे Fe ट्राई पॉजिटिव की ज्यादा होगी, Fe डाई पॉजिटिव। ये ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा क्योंकि ट्राई पॉजिटिव चार्ज है, ये कम खींचेगा क्योंकि इस पे डाई पॉजिटिव चार्ज है। तो ये बात आपको पता चल गई होगी। तो आप देख सकते हो Fe ट्राई पॉजिटिव की विद्युत ऋणात्मकता
Fe डाई पॉजिटिव से अधिक होती है। पहला एग्जाम्पल है, दूसरा आप ये भी ले सकते हो, या फिर पहला छोड़ो, यहां पर आप एक और ऑर्डर लिख सकते हो, विद्युत ऋणात्मकता का बढ़ता क्रम। अगर एक ऑर्डर में अरेंज करूं विद्युत ऋणात्मकता की, तो मैंने O माइनस की कम बताई थी O से, और O की कम बताई थी O प्लस से। ये भी अरेंज कर सकते हो आप बेटा। ये भी आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीकरण अवस्था के चेंज होने से विद्युत ऋणात्मकता भी चेंज होगी। जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा होगी उसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी। ये कॉमन सेंस की बात है कि जिस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, मतलब उसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी। आगे बढ़ते हैं बेटा। चौथा पॉइंट हमारे पास संकृत अवस्था, हाइब्रिड स्टेट। ध्यान से सुनना बेटा, अगर मेरे पास एक परमाणु है जैसे कार्बन है, और कार्बन की जो संकरण अवस्था है वो sp3 हो सकती है, sp2 हो सकती है, sp हो सकती है। अब आप एक बात बहुत अच्छे जानते हैं कि मेरे पास जो नाभिक होता है उसके क्लोज s होता है, उसके बाद p, उसके बाद d, उसके बाद f। चूंकि नाभिक की क्लोज s ज्यादा है तो s की इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता ज्यादा है। भाई सपोज दैट अगर ये इलेक्ट्रॉन नाभिक में है, सॉरी अगर ये इलेक्ट्रॉन s में है, तो नाभिक तो इलेक्ट्रॉन को खींच लेता, क्योंकि इससे पहले तो और कोई कक्षा है ही नहीं। लेकिन क्योंकि s की इलेक्ट्रॉन पर पकड़ ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता ज्यादा है, इसलिए नाभिक उन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर नहीं खींच पाता। तो ये बात दिमाग में डाल लो कि s की इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता ज्यादा है, s कोश की इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता ज्यादा है, मतलब s की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है। s की विद्युत ऋणात्मकता किससे ज्यादा है? p से p की ज्यादा है, d से d की ज्यादा है, f से। अब दूसरी बात सुनो, जिसके अंदर बेटा s करैक्टर जितना ज्यादा होगा, s का परसेंटेज जितना ज्यादा होगा, उसकी विद्युत ऋणात्मकता उतनी ज्यादा होगी। भाई जिसके अंदर s ज्यादा मिल गया, मतलब s को इलेक्ट्रॉन पर पकड़ ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता ज्यादा है, जिसमें s का परसेंटेज ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा होगा, मतलब उसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी। sp3 में अगर मैं बात करूं तो s परसेंटेज की अगर मैं बात करूं, sp2 में s परसेंटेज की अगर हम बात करें, sp में अगर s परसेंटेज की बात करें तो ध्यान सुनो, sp3 के अंदर, इसे मैं रफ कर देता हूं, ये बात आपको पता चल गई। sp3 में चेक करो बेटा, टोटल कितने कक्षक हैं? एक s का और 3 p के, तो टोटल कितने? 4। परसेंटेज की जब हम बात करते हैं तो कोई भी 100% होता है। अब एक s का और 3 p के, तो टोटल 4 हो गए, तो 4 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 25। एक के हिस्से में कितना आएगा बेटा? 25। तो s 1 है, p 3 है, तो s 25, p 75। क्लियर है? यानी कि यहाँ s का परसेंटेज कितना हमारे पास? 25%। s का परसेंटेज कितना है sp3 में? 25%। sp2 में अगर हम बात करें तो एक s और 2 p, तो टोटल 3 कक्षक हो गए, तो 100 को 3 से डिवाइड करो तो आपको बताइए कितना आएगा? 33.3। डिवाइड करना 33.3। इसका मतलब sp2 के अंदर s का परसेंटेज कितना है? 33.33। अगर मैं sp की बात करूं तो दो ही कक्षक है, एक s का और एक p का, तो 100 को 2 से डिवाइड करो तो एक के हिस्से में कितना आएगा? 25। मतलब यहां पर s का कैरेक्टर कितना है? सॉरी 50। यहां पर s का कैरेक्टर कितना है बेटा? 50%। और अभी मैंने आपको बताया कि अगर s का कैरेक्टर बढ़ेगा तो फिर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा s बढ़ता जाएगा वो इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा अपनी तरफ को खींचेगा, मतलब उसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी। कहने का मतलब आप समझ में आ गई होगी बात कि किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी। अगर मेरे पास संकरण sp2, sp3 और अगर sp है, तो आप जानते हो sp के अंदर s कैरेक्टर ज्यादा है, इसलिए sp की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी। किससे बेटा? sp2 से। sp2 की ज्यादा होगी sp3 से। ये बात समझ में आती? कहने का मतलब यह कि मेरे पास यहां पर CH3, सिंगल बॉन्ड CH3 है, इस पर संकरण होगा sp3 इस कार्बन पर। अभी फिलहाल समझ लो कि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा कार्बन sp3 होता है, डबल बॉन्ड से जुड़ा कार्बन बेटा sp2 होता है। नेक्स्ट चैप्टर में सब पता चल जाएगा। और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा कार्बन sp होता है। तो यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन और यहां भी कार्बन है, बट यहां पर sp3 है, यहां पर sp2 है और यहां पर sp। तो अगर मैं आपसे कहूं कि किस कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, तो आपको पता होना चाहिए इस कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, क्योंकि इस कार्बन का संकरण क्या है? sp है।
sp मतलब इसमें 50% s कैरेक्टर है, इसकी उससे कम होगी और इसकी सबसे कम होगी, यानी कि यहाँ पर जो कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता है वो सबसे कम है। तो ये बात आपको पता चल गई होगी आई थिंक। तो चलिए देखते हैं बेटा ऊपर, किसी परमाणु की संक्रित अवस्था में s कक्षकों का प्रतिशत मान बढ़ने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है। क्लियर है बात बेटा? जैसे sp3 संक्रित परमाणु में s का जो परसेंटेज है वो 25 है, sp2 संक्रित परमाणु में s का जो परसेंटेज है वो 33.33% है। sp संक्रित परमाणु अगर किसी पे संकरण sp हुआ तो उसके अंदर s कैरेक्टर कितना बेटा 50% है। तो जैसे s कैरेक्टर बढ़ेगा मतलब उसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ेगा। तो आप देख सकते हो विद्युत ऋणात्मकता का जो क्रम होगा वो sp का ज्यादा होगा sp2 से और sp2 का ज्यादा होगा sp3 से। तो आई होप कि आपको ये बात परफेक्ट समझ में आ गई होगी। राइट बेटा, आगे बढ़ते हैं। विद्युत ऋणात्मकता में आवर्तिता मतलब पीरियोडिसिटी, और पीरियोडिसिटी में हम सबसे पहले बात करेंगे आवर्त में, इन द पीरियड्स। तो अभी हमने स्टार्टिंग में जब पॉलिंग स्केल पढ़ा था तो मैंने कहा था जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है। क्यों बढ़ता है अभी उसको समझते हैं। मेरे पास लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। जब मैं लेफ्ट टू राइट चलता हूं तो विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है। इसका कारण क्या है चेक करो। इसका परमाणु क्रमांक 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8 और इसका 9। तो जैसे जैसे हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो भाई कोशों की संख्या समान रहती है, कोशों की संख्या समान रहती है। देखो इसमें भी 2 ही कक्षा, इसमें भी 2 ही कक्षा। 5वें में पहली कक्षा में 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7। तो आपको दिख रहा होगा बेटा कोशों की संख्या समान है, लेकिन जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है। और प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने से प्रभावी नाभिक के आवेश बढ़ता है। नाभिक के आवेश बढ़ेगा तो साइज छोटा होगा, परमाणु आकार छोटा होगा, जिस कारण विद्युत ऋणात्मकता बढ़ जाती है। मतलब प्रभावी देखो सुनो, क्योंकि जब मैं किसी आवर्त में बाएं से दाएं चल रहा हूं तो कोशों की संख्या समान है। कोशों की संख्या समान होने से परमाणु क्रमांक तो कंटिन्यू बढ़ रहा है तो प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। प्रोटॉन बढ़ने से प्रभावी नाभिक के आवेश बढ़ता है और प्रभावी नाभिक के आवेश बढ़ेगा तो आपको बताया कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जिस कारण क्या होगा बेटा, जिस कारण विद्युत ऋणात्मकता का मान भी बढ़ जाएगा। तो आप देख सकते हो किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। राइट, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन एक ही कोश में प्रवेश करते हैं, एक ही कोश में है बेटा, दूसरी कोश। अच्छा, जिससे नाभिक आवेश बढ़ता है, एक ही कोश में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो प्रोटॉन बढ़ जाते हैं, प्रोटॉन बढ़ने से प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ जाता है और परमाणु आकार घटता है। नाभिक आवेश बढ़ेगा तो आकार घटेगा। बढ़ा हुआ नाभिक आवेश साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर अधिक प्रबलता से आकर्षित करता है, अतः विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ जाता है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं कि इनमें सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी है, अगर मैं यहां पर बात करूं तो जैसे जैसे मैं बाएं से दाएं चल रहा हूं तो फिर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता जा रहा है। तो लिथियम की कम होगी, बेरिलियम से बेरिलियम की कम होगी, बोरोन से बोरोन की कम होगी, कार्बन से कार्बन की कम होगी, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन की कम होगी, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन की कम होगी, फ्लोरीन से। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी बेटा, फ्लोरीन की होगी। किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी। तो आप यहां पर लिख सकते हो, मैं इसको रफ कर रहा हूं, यहां लिख सकते हो विद्युत ऋणात्मकता का क्रम, विद्युत ऋणात्मकता का क्रम। इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं है, कोई भी बदलाव नहीं है। सिंपल और साधारण सी बात है कि भाई लिथियम की विद्युत ऋणात्मकता कम है बेरिलियम से, बेरिलियम की कम है बोरोन से, बोरोन की कम है कार्बन से, कार्बन की कम है नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से और ऑक्सीजन की फ्लोरीन से। यह है बेटा विद्युत ऋणात्मकता का क्रम। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी बेटा। तो अगर किसी आवर्त में बाएं से दाएं चले तो फिर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है। क्लियर है बात, समझ में आ गई किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है। कोई वेरिएशन यहाँ पर नहीं है, सिंपल और साधारण सी बात है कि जैसे जैसे आवर्त में बाएं से दाएं चलोगे विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होगी। राइट, आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात करते हैं हम वर्ग में, कि वर्ग में कैसे हमारे पास विद्युत ऋणात्मकता चेंज होती है। तो ग्रुप में की अगर मैं बात करूं तो बेटा ध्यान सुनना, जब मैं ऊपर से नीचे की ओर चलता हूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जब मैं ऊपर से नीचे की ओर चलता हूं
तो इसका परमाणु क्रमांक 9, इसका 17, इसका 35 और इसका बेटा 53। ऊपर से नीचे की ओर चलने पर कंटिन्यू हमारे पास क्या बढ़ती है, कोशों की संख्या बढ़ती है। कोशों की संख्या बढ़ने से बेटा, कोशों की संख्या बढ़ने से परमाणु आकार बढ़ता है। जैसे जैसे आपको दिख रहा होगा कोशों की संख्या बढ़ रही है तो परमाणु आकार बढ़ रहा है। मतलब फ्लोरीन के अंदर 2 कक्षा बनेगी, क्लोरीन के अंदर 3 कक्षा बनेगी, आकार बढ़ जाएगा ना। ब्रोमीन के अंदर 4 कक्षा बनेगी, तो परमाणु आकार बढ़ेगा। कोशों की संख्या बढ़ने से परमाणु आकार बढ़ेगा। और अभी मैंने बताया था अगर परमाणु आकार बढ़ता है तो फिर विद्युत ऋणात्मकता का मान घट जाता है। विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। एक और बात आपको पता होना चाहिए, वो बात यह है कि जैसे जैसे कोशों की संख्या बढ़ेगी तो कोशों की संख्या बढ़ने से जो बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, उससे पहले वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं, प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, जिसको हम परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। ये बात मैं बहुत बार बता चुका हूं। तो भाई जैसे जैसे कोशों की संख्या बढ़ती है तो फिर परिरक्षण प्रभाव का मान भी बढ़ता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को रिपल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, दूर भेजते हैं, खींच नहीं रहे, दूर भेज रहे हैं। तो 2 इफेक्ट के कारण यहाँ पर इनकी विद्युत ऋणात्मकता घट जाएगी। तो कोशों की संख्या बढ़ने से बेटा विद्युत ऋणात्मकता घटती है। तो मैं यही कह सकता हूं कि जैसे जैसे हम किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो भाई हमारे पास कोशों की संख्या बढ़ती है, जिससे परमाणु आकार बढ़ता है और परिरक्षण प्रभाव का मान भी बढ़ता है। 2 इफेक्ट बढ़ रहे हैं, तो ये दोनों इफेक्ट मिलकर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को जो अपनी ओर आकर्षित करें वो कम फोर्स से आकर्षित होंगे, जिस कारण उनकी विद्युत ऋणात्मकता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो यहीं पर अगर मैं बात करूं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनमें से किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी, तो ऊपर से नीचे की ओर चलने पर तो घट रही है ना बेटा, तो ज्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की किससे, क्लोरीन से, क्लोरीन की होगी, ब्रोमीन से, ब्रोमीन की होगी, आयोडीन से। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। किसकी होती है बेटा, फ्लोरीन की होती है। खैर इसको ऑर्डर में ले लेंगे अभी आप। आइए देखिए, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर कोशों के बढ़ने के कारण परमाणु का आकार बढ़ता है। कोशों की संख्या बढ़ने के कारण परमाणु का आकार बढ़ता है तथा परिरक्षण प्रभाव भी बढ़ता है। इन दोनों प्रभाव के कारण साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षित करने की प्रवृत्ति घटती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति घटती है, अतः विद्युत ऋणात्मकता भी घटती है। राइट, तो मैं यहां लिख सकता हूं बेटा विद्युत ऋणात्मकता का घटता क्रम। अगर मैं ग्रुप 17 की बात करूं तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, क्लोरीन से, क्लोरीन की ज्यादा होती है, ब्रोमीन से, ब्रोमीन की ज्यादा होती है, आयोडीन से। एक बात आपको माइंड कर लेनी चाहिए, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था इलेक्ट्रॉन बंधुता। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता में। ये बात माइंड कर लेना बेटा कि यहाँ पर जब विद्युत ऋणात्मकता की बात करते हैं तो फ्लोरीन की ज्यादा होती है, क्लोरीन से, क्लोरीन की ज्यादा होती है, ब्रोमीन से, ब्रोमीन की ज्यादा होती है, आयोडीन से। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करते हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा किसकी होती है बेटा, क्लोरीन की। ये माइंड कर लेना बस। दोनों में से एक क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में मिलता है, 100% एग्जाम में मिलता है बेटा। अगर इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात हो रही है तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, क्लोरीन की, और अगर विद्युत ऋणात्मकता की बात हो रही है तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की। ये बात माइंड कर लो। जब इलेक्ट्रॉन बंधुता पढ़ाई थी ये बात समझाई थी, लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि कंफ्यूज ना। बात समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ते हैं। अब बात करें बेटा विद्युत ऋणात्मकता के उपयोग के बारे में, कहां कहां यूज किया जाता है विद्युत ऋणात्मकता को। पहला पॉइंट हमारे पास बंधों की प्रकृति। मान लीजिए मेरे पास ए और बी के बीच बॉन्ड बन रहा है। अब ये बॉन्ड कैसा है, सहसंयोजक है या फिर आयनिक है, और अगर सहसंयोजक है तो कितना सहसंयोजक, शुद्ध सहसंयोजक है या फिर अशुद्ध सहसंयोजक है, इसमें कुछ आयनिक कैरेक्टर है या कितना % आयनिक कैरेक्टर है। तो ये सारी चीजें हम किसके बेसिस पे बताते हैं, विद्युत ऋणात्मकता के आधार पर। ध्यान से सुनना बेटा, हम यहाँ पर निकालते हैं विद्युत ऋणात्मकता में अंतर। जैसे कि हमने बताया था, हम क्या निकालते हैं बेटा, विद्युत ऋणात्मकता में अंतर। ये ए की विद्युत ऋणात्मकता, ये बी की विद्युत ऋणात्मकता। अगर ये विद्युत ऋणात्मकता में अंतर बेटा 2.1 के बराबर आया, ध्यान से सुनना बेटा, अगर ये विद्युत ऋणात्मकता में अंतर 2.1 के बराबर आया तो मैं कहूंगा कि इसके अंदर 50% तो सहसंयोजक लक्षण है। सहसंयोजक
कोवेलेंट करेक्टर है, सहसंयोजक लक्षण कितना 50%, और 50% इसमें बेटा हमारे पास आयनिक लक्षण है, आयनिक लक्षण है। 50% सहसंयोजक और 50% आयनिक कब होगा? जब विद्युत ऋणात्मकता अंतर किसके बराबर होगा? 2.1 के बराबर होगा। किसके बेटा? 2.1 के। अगर विद्युत ऋणात्मकता में अंतर 2.1 से, ध्यान से सुनना बेटा, 2.1 से ज्यादा हुआ, अगर विद्युत ऋणात्मकता में अंतर 2.1 से ज्यादा हुआ, 2.1 से ज्यादा हुआ, तो फिर याद रखना इसके अंदर जो आयनिक करैक्टर होगा, आयनिक करैक्टर, आयनिक लक्षण वो बेटा 50% से अधिक होगा। सहसंयोजक करैक्टर घट जाएगा, आयनिक करैक्टर बढ़ जाएगा। फिर सहसंयोजक करैक्टर कम होगा और आयनिक करैक्टर ज्यादा होगा, फिर आयनिक जो लक्षण होगा वो 50% से अधिक होगा, 50% से ज्यादा होगा आयनिक लक्षण। कब? जब विद्युत ऋणात्मकता में अंतर 2.1 से ज्यादा है। अगर, सुनते रहना, विद्युत ऋणात्मकता में अंतर, कहीं नोट कर लेना इन बातों को, इसको फर्स्ट पॉइंट कह लेना, इसको सेकंड पॉइंट कह लेना, थर्ड पॉइंट बेटा, थर्ड पॉइंट। अगर विद्युत ऋणात्मकता में अंतर 2.1 से कम हो, 2.1 से कम हो, तो फिर मैं कहूंगा इसमें जो आयनिक सहसंयोजक लक्षण होगा, सहसंयोजक लक्षण वो बेटा 50% से अधिक होगा, 50% से अधिक होगा। यानी कि अगर 2.1 से ज्यादा आ रहा है विद्युत ऋणात्मकता में अंतर, तो 50% आयनिक लक्षण होगा, आयनिक लक्षण से ज्यादा, 50% ज्यादा आयनिक लक्षण होगा उसमें 2.1 से ज्यादा। और अगर 2.1 से बेटा विद्युत ऋणात्मकता में अंतर कम आ रहा है, तो फिर उसके अंदर सहसंयोजक लक्षण 50% से अधिक होगा। चौथा पॉइंट, अगर विद्युत ऋणात्मकता में अंतर 0 के बराबर आ जाए, अगर विद्युत ऋणात्मकता में अंतर किसके बराबर आ जाए? 0 के बराबर आ जाए, तो मैं कह सकता हूं फिर यहां पर XA बराबर XB, यानी कि जो विद्युत ऋणात्मकता A की है वही विद्युत ऋणात्मकता B की है। तो फिर मैं कहूंगा यहां पर क्या होगा? शुद्ध सहसंयोजक लक्षण होगा, शुद्ध सहसंयोजक लक्षण होगा। फिर उसके अंदर आयनिक करैक्टर कुछ नहीं है, 0% आयनिक करैक्टर। फिर 100 के 100% क्या होगा? सहसंयोजक लक्षण होगा। तो चार बातें बेटा, अगर विद्युत ऋणात्मकता में अंतर 2.1 के बराबर है तो 50% आयनिक, 50% सहसंयोजक। लेकिन अगर ये विद्युत ऋणात्मकता में अंतर 2.1 से ज्यादा है तो फिर आयनिक लक्षण 50% से ज्यादा हो जाएगा। और अगर ये विद्युत ऋणात्मकता में अंतर 2.1 से कम है तो फिर यहां पर सहसंयोजक लक्षण 50% से ज्यादा हो जाएगा। और अगर ये विद्युत ऋणात्मकता में अंतर 0 हो जाए तो मैं कह सकता हूं कि विद्युत ऋणात्मकता A की और विद्युत ऋणात्मकता B की बराबर है, और अगर बराबर है तो उसके अंदर शुद्ध सहसंयोजक लक्षण होगा। तो आप देख सकते हो बेटा, ये बात विद्युत ऋणात्मकता के बेसिस पे बताई जा सकती है। तो यदि बंध बनाने वाले परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता का अंतर 2.1 के लगभग हो तो ऐसा बंध 50% आयनिक तथा 50% सहसंयोजी कोवेलेंट होगा। अतः यह अंतर 2.1 से अधिक होने पर, अगर ये अंतर 2.1 से ज्यादा है तो होने पर आयनिक गुण फिर 50% से क्या होगा बेटा? अधिक होता है। ये बात मैं आपको समझा चुका हूं और ये बात आप नोट कर लेना अच्छे से अपने नोट्स में। क्लियर बात बेटा? आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात हमारे पास धात्विक और अधात्विक लक्षण। देखो बेटा, क्या होता है, धातु क्या होते हैं? जो धातु, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को त्यागना, वे परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं जो धात्विक गुण प्रदर्शित करते हैं। यानी कि धातु क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को त्यागती है, और अधातु क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को खींचती है। तो विद्युत ऋणात्मकता क्या है? इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता ही तो विद्युत ऋणात्मकता है बेटा। इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता क्या है? विद्युत ऋणात्मकता है। इसका मतलब यह हुआ, अगर मेरे पास बेटा विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी, विद्युत ऋणात्मकता अगर बढ़ेगी बेटा, तो फिर मैं कहूंगा उसके अंदर अधात्विक लक्षण बढ़ेगा, अधात्विक लक्षण बढ़ेगा, अधात्विक लक्षण बढ़ेगा। और अगर बेटा विद्युत ऋणात्मकता का मान घटेगा,
अगर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटेगा तो फिर मैं कहूंगा बेटा उसके अंदर धात्विक लक्षण बढ़ेगा, धात्विक लक्षण बढ़ेगा। ये बात आपको पता होना चाहिए। तो धातु कब है? जब विद्युत ऋणात्मकता कम है। अधात्विक कब है? जब विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है। यानी कि मैं किसी आवर्त में जब बाएं से दाएं चल रहा हूं तो धात्विक लक्षण घटता जा रहा है, अधात्विक लक्षण बढ़ता जा रहा है। तो चेक करो बेटा, जिन तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता कम होती है वह तत्व धात्विक होते हैं, उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व अधात्विक होते हैं। क्लियर बात बेटा। तीसरा आप देख सकते हो बंध का स्थायित्व, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बंध का स्थायित्व। और ये बात अभी आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए मेरे पास HF, HCl, HBr और HI है बेटा। तो याद रखना जिसकी विद्युत ऋणात्मकता में अंतर जितना ज्यादा होगा बंध उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, वो बॉन्ड उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो विद्युत ऋणात्मकता का अंतर जितना ज्यादा बॉन्ड उतने ज्यादा मजबूत, विद्युत ऋणात्मकता का अंतर जितना कम बॉन्ड उतना ही वीक। अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस निकालू तो हाइड्रोजन की 2.1 होती है, क्लोरीन की बेटा आप जानते हो कितना होता है 4, क्लोरीन की बेटा 3, ब्रोमीन के हमारे पास बेटा 2.8 और हमारे पास आयोडीन की 2.5। तो डिफरेंस निकालो भाई, 4 में से 2.1 घटाओ तो 1.9 मिलेगा, 3 में से बेटा 2.1 घटाओ तो 0.9 मिलेगा, भाई 2.8 में से 2.1 घटाओ तो 0.7 मिलेगा और 2.1 में से 2.5 घटाओ तो 0.4 मिलेगा। तो आप देख रहे होंगे विद्युत ऋणात्मकता का अंतर घटता जा रहा है, और अगर विद्युत ऋणात्मकता का अंतर घटेगा तो इनका स्थायित्व भी घटेगा। तो ज्यादा स्टेबल कौन है? HF के बीच का बॉन्ड, उससे कम स्टेबल कौन है? HCl के बीच का बॉन्ड, उससे कम स्टेबल कौन है? HBr के बीच का बॉन्ड, और सबसे कम स्टेबल कौन है? HI के बीच का बॉन्ड। ये आसानी से टूट जाएगा, कम स्थायी है, ये बहुत ज्यादा स्थायी है तो इसे तोड़ने में बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट। तो ये बात भी आपको पता चल गई होगी बॉन्ड की स्टेबिलिटी के बारे में। तो आप देख सकते हो बेटा दो परमाणुओं के बीच विद्युत ऋणात्मकता का अंतर जितना अधिक होगा बनने वाला यौगिक उतना ही अधिक स्थायी होगा, बनने वाला यौगिक उतना ही स्थायी होगा। तो यानी कि अगर मैं बात करूं बंध के स्थायित्व का क्रम, बंध के स्थायित्व का क्रम, तो अगर मैं बॉन्ड के स्ट्रेंथ की बात करूं तो HF का बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होगा HCl से, HCl ज्यादा स्टेबल होगा HBr से, और HBr ज्यादा स्टेबल होगा बेटा HI से। ये है बेटा बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में। क्लियर है बात आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं बेटा। चौथा हमारे पास बेटा इसका यूज कहाँ होता है कि धातुओं ऑक्साइडों के अम्लीय और क्षारीय लक्षण बनाने में। आप जानते हो बेटा कि जो धातु होते हैं उनके ऑक्साइड होते हैं हमारे पास क्षारीय, और जो अधातु होते हैं उनके ऑक्साइड होते हैं अम्लीय। तो जैसे जैसे विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाती है तो धात्विक लक्षण घटेगा, अधात्विक लक्षण बढ़ेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो अब यहाँ पर जो धातु होते हैं वो क्षारीय होते हैं, जो अधातु होते हैं वो अम्लीय होते हैं। इसका मतलब बेटा क्षारीय लक्षण घटेगा और अम्लीय लक्षण बढ़ेगा, राइट। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे जैसे हम क्या करते हैं विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है, तो जैसे जैसे विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ेगा धात्विक लक्षण घटेगा, अधात्विक लक्षण बढ़ेगा। जो धातु होते हैं उनके ऑक्साइड या वो क्षारीय यौगिक बनाते हैं, और जो अधातु होते हैं वो अम्लीय यौगिक बनाते हैं। क्लियर बात? तो इसका मतलब यह है कि विद्युत ऋणात्मकता बढ़ने से क्षारीयता घटेगी और अम्लीयता बढ़ेगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता के मानों में वृद्धि होती है, जिससे उनके ऑक्साइडों के क्षारीय गुण में कमी, ऑक्साइडों के क्षारीय गुण में तो बेटा कमी, और अम्लीय गुण में क्या होती है? वृद्धि होती है। मैं बता चुका हूं आपको क्षारीय गुण में क्या होगी बेटा? कमी होगी, और अम्लीय गुण में हमारी वृद्धि होगी। एक क्वेश्चन है जो आपको कमेंट करके देना आंसर, और ये मैं बता चुका हूं। निम्न को विद्युत ऋणात्मकता के बढ़ते क्रम में लिखो। इसको विद्युत ऋणात्मकता के बढ़ते क्रम में लिखना है इन चारों को, और इसका कमेंट करके आपको आंसर खुद ही बताना है। मुझे कमेंट करके आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी किसकी कम होगी, कमेंट करके आंसर देना है। इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं। नीट 2025 का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन ध्यान से सुनना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू,
ये जितने भी हमें स्टेटमेंट दे रखे हैं मुझे बताना है इनमें से कौन से सही हैं। अब चेक करो बेटा, पहला स्टेटमेंट ए क्या कहता है, अनलाइक गैलियम दैट हैज ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि जो गैलियम है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। किससे ज्यादा भाई, सीजियम हैज ए वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट सीजियम से। तो क्या ये बात सही है गलत है, चेक करो। गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बेटा होता है 303 केल्विन, और जो सीजियम होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा हमारे पास सीजियम का 302 केल्विन। इसका मतलब हुआ कि ना इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, देखो वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, बताओ बहुत ज्यादा है क्या, नहीं है ना, और ना इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, ये तो दोनों का अप्रोक्स सेम है मेल्टिंग पॉइंट। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा क्या है बेटा, गलत है। समझ पा रहे हो मेरी बात में क्या कह रहा हूं, गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा है, सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, जबकि आप देख रहे हो दोनों का मेल्टिंग पॉइंट ऑलमोस्ट क्या है, सेम है, राइट। तो स्टेटमेंट ये क्या है, गलत। दूसरा देखो बेटा, ऑन द पॉलिंग स्केल, हमने पॉलिंग स्केल पढ़ा है, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ नाइट्रोजन एंड क्लोरीन आर नॉट द सेम। वो कह रहा है कि पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन है और क्लोरीन है उनकी सेम नहीं है, अलग अलग है। जबकि हम जानते हैं नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 3.0 होती है और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 3.0 होती है पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग, तो सेम होती है। वो कह रहे हैं नॉट सेम, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है बेटा, गलत है। हमें ट्रू स्टेटमेंट बताने। अब आ जाओ सी पर, आर्गन, पोटेशियम Cl माइनस, Ca डाई पॉजिटिव एंड S डाई नेगेटिव आर ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज उसे कहते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। चेक करते हैं, मेरे पास है आर्गन, आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, तो मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन 18 होंगे। मैं बात करूं पोटेशियम की, तो पोटेशियम में क्या होगा, पहले जो न्यूट्रल एटम होता है याद रखना उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या के। अगर मैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करूं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 19, तो इसके इलेक्ट्रॉन भी 19 होंगे, प्रोटॉन भी 19 होंगे जब ये न्यूट्रल रहा होगा। लेकिन जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आया तो मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई होगी, तो एक इलेक्ट्रॉन घटा दो, 19 में से बेटा एक घटाओगे तो कितना बचेगा, 18। तो K प्लस में भी 18 इलेक्ट्रॉन। Cl माइनस, जब ये न्यूट्रल था तो इसका एटॉमिक नंबर 17 था, अब ये इस पे माइनस आ गया तो इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया होगा, तो 17 और 1 18। बात करते हैं कैल्शियम, जब ये न्यूट्रल था तो इसका परमाणु क्रमांक 20 था, अब इसमें 20 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे होंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने बच गए होंगे, 18। सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 18, कितना होता है, 18। अब आप जानते हो 18 मतलब जब ये न्यूट्रल था तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे वो कितने, सॉरी सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 16 होता है, 16 कितना होता है बेटा, 16। अब जब ये न्यूट्रल था तो इसमें 16 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, अब इस पर आ गया 2 माइनस, 2 माइनस का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करा, ग्रहण करा, तो 16 थे, 2 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लिए तो टोटल कितना हो गया, 18। मतलब इन सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, मतलब ये सारे के सारे क्या बेटा, सम इलेक्ट्रॉनिक है जिसे हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल हमारे पास क्या है, ट्रू है, सारे के सारे स्पीशीज हमारे पास क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। डी देखो बेटा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन इज SiAlMgNa। तो मुझे बताना है कि मेरे पास ये जो एलिमेंट्स दे रखे हैं क्या इनके फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर यही है। हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ी, मतलब आयनन विभव पढ़ा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनाइजेशन सॉरी आयनन एंथैल्पी पढ़ी। और आयनन एंथैल्पी की अगर मैं बात करूं तो हमने देखा था कि किसी आवर्त में हम जब बाएं से दाएं चलते हैं तो बाएं से दाएं चलते हैं तो आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है। जब मैं किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलता हूं तो आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है। तो चेक कर सकते हो बेटा, मेरे पास सोडियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर सिलिकॉन है। तो जब मैं किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलता हूं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान, सॉरी आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है। तो इसका मतलब सिलिकॉन की ज्यादा होनी चाहिए एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम की ज्यादा होनी चाहिए मैग्नीशियम से। लेकिन कुछ मैंने फैक्टर भी बताए थे आपको। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3s2, इसका 3p1। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, यानी कि आयनन एंथैल्पी क्या होती है, बाहरी कक्षों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है वो आयनन एंथैल्पी है। यहां से इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, 3s2 से। पूर्ण है ये, ना पूर्ण है ना ये अर्धपूर्ण है, मतलब ये स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
अस्थायी से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा चाहिए होती है, जबकि स्थायी से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा चाहिए होती है। इसलिए क्या होता है बेटा, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ जाती है किससे बेटा, एल्यूमिनियम से। तो ऑर्डर इसका क्या होता है, ऑर्डर होगा सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, ये ऑर्डर होगा सही बेटा। तो क्या यही ऑर्डर दे रखा है, नहीं, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम की ज्यादा दे रखी आयनन एंथैल्पी मैग्नीशियम से, जबकि होती है मैग्नीशियम की ज्यादा एल्यूमिनियम से। मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, गलत है। नेक्स्ट देखो ई स्टेटमेंट, द एटॉमिक रेडियाई ऑफ सीजियम ग्रेटर देन, ज्यादा है किससे भाई, दैट ऑफ लिथियम एंड रुबिडियम। आप जानते हो लिथियम ऊपर आता है, लिथियम ऊपर आता है रुबिडियम से, रुबिडियम ऊपर आता है सीजियम से। तो ऊपर से नीचे की ओर चलने पर आकार बढ़ता है। इसका मतलब सीजियम का जो आकार है वो ग्रेटर है किससे बेटा, लिथियम और रुबिडियम से। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। तो सही स्टेटमेंट दो ही है, सी और ई। तो चेक करो ना, सी सही है, डी गलत है, तो ये भी नहीं है आंसर हमारा। ए, सी, ई, ये भी आंसर सही नहीं है भाई। ए स्टेटमेंट तो गलत है, हमें तो ट्रू स्टेटमेंट बताने हैं। ए तो गलत स्टेटमेंट है। सी एंड ई, बिल्कुल सी और ई जो है हमारा वो स्टेटमेंट दोनों क्या है बेटा, सही है। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा होगा बेटा, डी इसका आंसर होगा, डी इसका आंसर होगा। सी स्टेटमेंट सही है, ई स्टेटमेंट सही। इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बेटा नीट 2024 का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान सुनना। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, यानी कि इन एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बढ़ते क्रम में लिखना है। चलिए, तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। मेरे पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बन, सिलिकॉन है। अभी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात कर रहा हूं मैं, तो पहले इनको आवर्त में अरेंज कर लेते हैं भाई। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, और कार्बन के नीचे आता है सिलिकॉन। जब हम जानते हैं ऐसे बढ़ने पर, बाएं से दाएं चलने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, और ऊपर से नीचे चलने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। इसका मतलब यह हुआ कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन की ज्यादा होगी, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन की ज्यादा होगी, कार्बन से होगी या नहीं होगी। अब चूंकि कार्बन से नीचे आ रहा है सिलिकॉन, तो सिलिकॉन की तो कार्बन से कम होगी, क्योंकि ऊपर से नीचे के चलने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है। तो फिर सबसे कम किसकी होगी, सिलिकॉन। ये ऑर्डर देखो कहां है, फ्लोरीन की ज्यादा, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन की ज्यादा, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन की, कार्बन से, ये बात बिल्कुल सही है, ये ऑर्डर है। फ्लोरीन की ज्यादा नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन की ज्यादा ऑक्सीजन से, नहीं भाई, सिलिकॉन की सबसे ज्यादा सिलिकॉन की, ये गलत। आंसर हमारा क्या होगा, फर्स्ट आंसर। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और हर एक चीज आपको क्लियर हुई होगी। अगर आपकी क्लियर हुई तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।